हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इस चैप्टर में जो टॉपिक है उसकी अपनी बॉडी में क्या नीड है। तो देखो, जब एक ऑर्गेनिज्म एक सेल का होता है तब उसके सारे लाइफ प्रोसेस उस एक सेल में परफॉर्म होते हैं। लेकिन जैसे जैसे सेल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, बोले तो ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, उसमें सेल का कलेक्शन हुआ जिसे अपन ने टिश्यू का, फिर टिश्यू के कलेक्शन हुए जिसे अपन ने ऑर्गन का, फिर ऑर्गन सिस्टम बने। अब बॉडी में एक और सिस्टम की नीड है जो इन सारे ऑर्गन सिस्टम को एक पर्टिकुलर कंडीशन में पर्टिकुलर काम करवाए। और ये करवाना क्या कहलाता है? कंट्रोल करना। क्या कहलाता है? कंट्रोल करना। और इन सारे ऑर्गन को इस तरीके से काम करवाना कि वो बाकी के ऑर्गन सिस्टम की नीड को भी ध्यान में रख सके। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में काम करवाना। जैसे कि एक क्लास है और उसमें अपन किसी एक बच्चे को कोई टास्क करने को कहते हैं, तो ये बेसिकली अपन ने उस बच्चे को कंट्रोल किया। और मान लो कि यही टास्क मैं सारे बच्चों से करवाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वो सब एक साथ करे, तो इसे मैं कहता हूं कि वो कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में करवाया। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो कंट्रोल का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, और बॉडी की इंटरनल स्टेट को देखना कि उसके हिसाब से वो चेंजेज कैसे हैं, इंफॉर्मेशन कैसे हैं, उनको एनालिसिस करना और उनके अकॉर्डिंग कोई ना कोई काम करवाना किसी भी ऑर्गन से, वो क्या कहलाता है? कंट्रोल करना कहलाता है। अब कोऑर्डिनेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे दो या दो से ज्यादा ऑर्गन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन करने में सपोर्ट करते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन करना कहलाता है। जैसे कि बुक में एक एग्जांपल है कि जब अपन कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उस समय एक्सरसाइज बेसिकली अपन करते हैं मसल्स को यूटिलाइज करके, लेकिन खाली मसल से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि उस समय मुझे ज्यादा एनर्जी की नीड होगी। तो मुझे पहले बॉडी में ज्यादा ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो मेरी रेस्पिरेशन की रेट हाई होनी चाहिए, मेरे सर्कुलेशन की रेट हाई होनी चाहिए, मेरा हार्ट बीट जो है वो जल्दी जल्दी होनी चाहिए, जिससे कि मेरी मसल्स को काम करने में सपोर्ट मिले। तो जब अपन एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी और अदर ऑर्गन सारे कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में काम करते हैं। तो बॉडी पहले इन हर एक को काम करवाएगी, इसे अपन कंट्रोल करना कहेंगे, और इनका सबका एक दूसरे के साथ काम करना जिससे कि मैं अच्छे से एक्सरसाइज कर पाऊं, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन करना। अब अपनी बॉडी में ऐसे कौन से स्ट्रक्चर है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाते हैं? तो ऐसे दो स्ट्रक्चर है, एक है न्यूरल सिस्टम जो कि अपन इस चैप्टर में करने वाले, और एक है एंडोक्राइन सिस्टम जिसे अपन अगले चैप्टर में करेंगे। अब इन दोनों सिस्टम में क्या फर्क है और दो सिस्टम की नीड क्या है? तो देखो, न्यूरल कंट्रोल जो होता है वो पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल होता है, मतलब जिस जगह से कंट्रोल सेंड किया जाएगा और जिसको कंट्रोल करना है वहां तक ही कंट्रोल को भेजा जाता है, डायरेक्ट उसी को भेजा जाएगा। तो ये पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल है, और इसमें कंट्रोल इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में होता है, जिसे अपन कह सकते हैं कि इंपल्स के थ्रू कंट्रोल होता है। ये बहुत ही फास्ट कंट्रोल है, लेकिन शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब थोड़ी देर के लिए ही ये कंट्रोल होता है। अगर आपको वापस कंट्रोल करना है वो तो वापस जनरेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एंडोक्राइन कंट्रोल। ये एक ब्रॉडकास्ट कंट्रोल है। इसमें जो कंट्रोल होता है वो ब्लड में डाला जाता है, बेसिकली हार्मोन के फॉर्म में कंट्रोल होता है, केमिकल्स के फॉर्म में कंट्रोल होता है, और उन हार्मोन को ब्लड में डाला जाता है और वो ब्लड के थ्रू उस ऑर्गन तक जाता है जिस ऑर्गन को काम करवाना है। ये स्लो है लेकिन लंबे समय तक कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करवाते हैं। यही वजह है कि बॉडी में दो तरह के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम होते हैं, एक न्यूरल कंट्रोल और एक एंडोक्राइन कंट्रोल। अब अपन देखते हैं न्यूरल सिस्टम। तो देखो, न्यूरल सिस्टम जो होता है बाकी के बॉडी के ऑर्गन सिस्टम की तरह ये भी कुछ सेल्स का बना होगा, और यहां पर दो स्पेसिफिक तरह की सेल्स होती है। एक होती है न्यूरॉन और एक होती है न्यूरोग्लियल सेल। देखो, न्यूरॉन जो होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड सेल है। इसके बारे में अपन आज के वीडियो में डिटेल में स्ट्रक्चर वगैरह सब अच्छे से समझेंगे, जिसके पास में एबिलिटी होती है कि वो अपने सराउंडिंग की जो स्टिमुलाई, मतलब जो भी चेंजेज होते हैं उसको डिटेक्ट कर सके, उसे रिसीव कर सके, उसे ट्रांसमिट कर सके। ऐसी एबिलिटी जिन सेल के पास होती है उन्हें क्या कहते हैं? न्यूरॉन। ये अपनी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती है। अब भी इसका स्ट्रक्चर अपन को डिटेल में करना है। इसके अलावा भी न्यूरल सिस्टम में और भी सेल होती है जिसे न्यूरोग्लियल सेल कहते हैं, और ये न्यूरोग्लियल सेल जो होती है वो इंपल्स कंडक्ट नहीं कर सकती। अब इंपल्स कंडक्ट नहीं कर सकती तो इसका मतलब दूसरे काम करेगी।
तो बेसिकली बॉडी में 7 तरह की न्यूरोग्लियल सेल्स होती है, गीलियल सेल्स भी कह सकते हैं। एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोगीलिया, एपेंडाइमल सेल, न्यूरोसिक्रेटरी सेल, स्वान सेल, सैटेलाइट सेल। इसमें से ये फर्स्ट 5 सीएनएस में होती है। अब सीएनएस क्या होता है इसे भी अभी अपन समझेंगे, और लास्ट 2 जो है वो पीएनएस में होती है। ठीक है, एक और चीज, अपना न्यूरल सिस्टम जो है पूरा, उसका हर एक स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक्टोडर्मल होता है, मतलब एम्ब्रियोनिक लेयर के एक्टोडर्म से बनता है। लेकिन इन न्यूरोगीलियल सेल में से एक सेल है माइक्रोगीलिया, जो कि बेसिकली क्या है, अपने फेगोसाइटिक नेचर की होती है, और जो मैक्रोफेज होते हैं जो कि अपनी एक तरह की ब्लड सेल्स है उसके ही मॉडिफिकेशन से बनती है। और ब्लड सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओरिजिन में कैसा होता है, मीजोडर्मल होता है। तो माइक्रोगीलियल सेल जो है वो मीजोडर्मल है ओरिजिन में, बाकी पूरा न्यूरल सिस्टम कैसा होता है, एक्टोडर्मल होता है। तो आगे बढ़ने से पहले अपन पहले इन न्यूरोगीलियल सेल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अपनी बुक में दे नहीं रखा तो मैं शॉर्ट में एक एक करके फंक्शन बता देता हूं, ठीक है। तो एक बार अपन देखो, जितने भी तरह की अपने गीलियल सेल थी उनके बारे में अच्छे से समझते हैं। देखो अपनी बुक में तो है नहीं, इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट में करवाने वाला हूँ। टोटल 7 गीलियल सेल है। इसमें से सीएनएस में कितनी होती है, 1 2 3 4 5 सेल्स होती है, जिसमें सबसे पहली है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। और ये सीएनएस में जो न्यूरॉन होगा, अभी अपन आगे समझेंगे, उसके एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन शीथ बनाएगी। माइक्रोगीलियल सेल जो होती है वो बेसिकली फेगोसाइटिक नेचर की होती है, स्क्वेंजर सेल्स भी कह सकते हैं, और ये बेसिकली ब्लड सेल्स के मॉडिफिकेशन से बनी है। और यही वजह है कि माइक्रोगीलियल सेल जो होती है मीजोडर्मल होती है ओरिजिन में, बाकी पूरा नर्वस सिस्टम कैसा होता है, एक्टोडर्मल। एक होती है एस्ट्रोसाइट सेल, ये ब्लड और ब्रेन के बीच में एक बैरियर बनाती है, ताकि ब्लड से आने वाली चीज़ों में से कुछ सेलेक्टिव चीज़ें ही ब्रेन तक जा पाए, जैसे कि कोई न्यूरोटॉक्सिन वगैरह, तो उसे प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट है एपेंडाइमल सेल, ये जो होती है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जब भी अपन आगे टॉपिक पढ़ेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, तो देखेंगे उसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो वो सिक्रेट करने का काम एपेंडाइमल सेल करती है, और साथ में उसको मूव करवाना, उसको किस डायरेक्शन में मोशन करवाना, ये भी कंट्रोल करती है। इसके अलावा न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स जो होती है वो कुछ केमिकल और हार्मोन वगैरह सिक्रेट करती है। ये सारी न्यूरोगीलियल सेल किस में होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 तरह की गीलियल सेल होती है, एक स्वान सेल और एक सैटेलाइट सेल। स्वान सेल का जो फंक्शन है ओलिगोडेंड्रोसाइट के जैसा है। ये भी एक्सॉन के चारों तरफ क्या करती है, माइलिन शीथ सिक्रेट करती है। लेकिन अगर वो एक्सॉन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन का है तो स्वान सेल सिक्रेट करेगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक्सॉन है, मतलब न्यूरॉन का एक्सॉन है, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल सिक्रेट करेगी। नेक्स्ट है सैटेलाइट सेल। जो सैटेलाइट सेल जो होती है वो न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, किसको, न्यूरॉन को। ठीक है, और किस न्यूरॉन को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये सब अपना किसके बारे में डिस्क्रिप्शन था, गीलियल सेल के बारे में। ज़्यादा मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं करा है क्योंकि अपनी बुक में नहीं है, लेकिन आप ये 7 के 7 जो नेम है वो और उनका एक एक लाइन में जो फंक्शन है वो जरूर याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। तो देखो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है उसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम का वो पोर्शन है जहां पर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल जो है वो जनरेट किए जाएंगे। उस पोर्शन को क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और इसमें बेसिकली 2 ऑर्गन आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज जो स्टिमुलाई बाहर से रिसीव होती है वो पहुंचाने के लिए, और बाद में यहां का जो भी कमांड होगा उसको वापस ऑर्गन तक ले जाने के लिए एक पाथ होता है, एक ट्रैक होता है जो सीएनएस से निकलता है, उसे अपन क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएट विथ सीएनएस, उसको क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली ये इस बात को ध्यान रखते हुए 2 नाम दिए गए कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स निकल रही है वो बॉडी के किस हिस्से पे जा रही है, वॉलेंट्री हिस्से की तरफ जा रही है या नॉन वॉलेंट्री हिस्से की तरफ। वॉलेंट्री मतलब जो अपन अपने विल से कंट्रोल करते हैं, और नॉन वॉलेंट्री जो अपने विल में ना हो।
तो अगर ये सीएनएस से निकलने वाली नर्व स्केलेटल मसल्स की तरफ जाए, जो कि बेसिकली कैसी है, वॉलेंट्री है अपने, ठीक है, तब तो उस वाले पीएनएस के हिस्से को अपन कहेंगे सोमेटिक न्यूरल सिस्टम या सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और अगर सीएनएस से निकलने वाली नर्व जो है स्मूथ मसल्स की तरफ जाए या कार्डियक मसल्स की तरफ जाए, जो कि अपने विल में नहीं है, तब उस वाले हिस्से को कहेंगे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम या ऑटोमेटिक न्यूरल सिस्टम, एएनएस कहेंगे। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब एएनएस जो है, जो कि ऑटोमेटिकली काम करता है, अपने विल से काम नहीं करता, उसके भी दो हिस्से होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। देखो, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो है अपनी बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन के लिए प्रिपेयर करता है, जो भी कंडीशन फेस करनी हो उसके लिए प्रिपेयर करता है, और बॉडी को फुल यूटिलाइज, मतलब बॉडी अपना पूरा जो जोर होती है वो लगा पाए, अपना पूरी एबिलिटी यूटिलाइज कर पाए, उसके लिए प्रिपेयर करती है कौन, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। और वापस उसे नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम कौन करती है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वल सिस्टम जो होता है उसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए अपन कह सकते हैं, उसका कारण कौन होती है, सिंपैथेटिक ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है। फ्लाइट, फ्लाइट मतलब भागना, दौड़ना, एक्सरसाइज करना, फाइट करना, इन सारी चीजों में अपनी बॉडी में देखो हार्ट रेट बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, प्यूपिल की साइज बढ़ जाती है, ठीक है, भूख प्यास नहीं लगती, अपन को जो एक्सक्रिएशन जो होता है थोड़ा स्लो हो जाता है, अपन को उस समय यूरिन सिक्रेशन की याद नहीं आती। ये सारी काम कौन करवाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करवाता है। और इस केस में बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जी क्या करती है, यूटिलाइज करती है। तो वापस इसे नॉर्मल करना होगा, और इसे नॉर्मल करने का काम कौन करती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, जो कि वापस रिस्टोर करती है एनर्जी, बॉडी को नॉर्मल सिचुएशन में लाती है। यही वजह इसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट मतलब वो पोर्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बॉडी रेस्ट करेगी, उसे भूख लगेगी, वो खाने को डाइजेस्ट करेगी, यूरिन फॉर्मेशन पर भी ध्यान होगा, ये सब काम करवाएगी। ठीक है, एक और चीज, जो पीएनएस का जो पोर्शन है, वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलता है, उसको अपन दो तरीके में डिवाइड कर सकते हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन की तरफ जा रहा है जो, और एक ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आ रहा है जो। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन की तरफ जाता है उसे कहते हैं एफरेंट फाइबर्स। क्या कहते हैं, एफरेंट फाइबर्स। और ये बेसिकली मोटर पाथ है। कौन सा पाथ है, मोटर पाथ है, जो सीएनएस से कमांड ऑर्गन की तरफ ले जाएगा। और दूसरा होता है ऑर्गन से सीएनएस की तरफ आने वाला, जिसे कहते हैं इफरेंट पाथ। और ये बेसिकली कौन सा होता है, सेंसरी पाथ होता है, जो कि ऑर्गन का मैसेज, बेसिकली ऐसे ऑर्गन कौन से होते हैं, सेंसरी ऑर्गन, जो आसपास के सराउंडिंग से स्टिमुलाई को रिसीव करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भेजते हैं। तो वो पाथ क्या कहलाता है, सेंसरी पाथ कहलाता है। एक और चीज, पीएनएस को अपन इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि देखो, पीएनएस जो होता है वो क्या लिखा था, ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी जो सीएनएस से एसोसिएट हो। और सीएनएस में दो पार्ट पोर्शन होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसका मतलब जो भी नर्व्स यहां से निकल रही है वो या तो ब्रेन से निकलेगी या किससे निकलेगी, स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगी। तो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। और इन दोनों नर्व्स को कलेक्टिवली अपन किस में रख सकते हैं, पीएनएस में रख सकते हैं। तो पीएनएस में क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आती है। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है, 12 पेयर होती है, आप याद कर सकते हैं। और स्पाइनल नर्व कितनी होती है, 31 पेयर होती है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था अपने न्यूरल सिस्टम के बारे में। अब अपन डिटेल में स्टडी करेंगे किसके बारे में, न्यूरॉन के बारे में, जो कि मेन जो यूनिट होती है अपने किसकी, नर्वस सिस्टम की। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में, उसके टाइप के बारे में अच्छे से समझते हैं। पहले आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। देखो, जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें अपने जहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन था कि जो अपना नर्वस सिस्टम है उसके दो पोर्शन होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उस पैराग्राफ के नीचे और अगले टॉपिक के बीच में एक और नर्वस सिस्टम का पैराग्राफ दे रखा है, विसरल नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली विसरल नर्वस सिस्टम कुछ नहीं है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी नर्व्स निकल के विसरा की तरफ जाती है। विसरा क्या होती है, बेसिकली ये सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन है, जैसे कि लंग्स, हार्ट, डाइजेस्टिव, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनको क्या कहते हैं, विसरा। तो यहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो विसरा की तरफ जाती है और विसरा से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आती है,
इन सारी चीज़ों को विसरल नर्वस सिस्टम में पुट कर सकते हैं। ऑब्वियस थिंग है, ये किसका पोर्शन है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है। और कौन से पेरिफेरल में भी किसका है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का है, क्योंकि ये अपने विल से कंट्रोल तो होती नहीं। तो इट कंटेन होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व फाइबर गैंग्रिया और प्लेक्सेस बाय विच इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम सीएनएस टू विसरल, विसरा और विसरा टू सीएनएस। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूरॉन। तो अच्छे से समझते हैं, न्यूरॉन बेसिकली क्या है, नर्व सेल है। तो देखो, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप सब ने कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो स्टडी किया ही होगा। कुछ इस तरीका का एक न्यूरॉन दिखता है, जिसके 3 पोर्शन अपन समझ सकते हैं। ये साइटोन, जिसे सेल बॉडी कहते हैं, और उससे जो ब्रांचेज निकल रही है, जिसे अपन एक को कहते हैं डेंड्रॉन, एक साथ कहलाता है डेंड्राइट्स, और एक लॉन्ग पोर्शन होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। एक एक करके समझते हैं। देखो, जो साइटोन वाला जो पोर्शन है वो बेसिकली टिपिकली एक सेल के जैसा होता है, जिसके सेंटर में एक बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें बॉडी के सेल के बाकी की सेल की जैसे जैसे बाकी के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और साथ में एक स्पेशल मतलब ग्रेन्यूल्स होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, नीजल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। और ये बेसिकली क्या है, अपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके ऊपर जो राइबोसोम लगे हुए हैं बहुत सारे एक साथ, उनका एक कलेक्शन कह सकते हैं, वो होता है नीजल्स ग्रेन्यूल। तो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, नीजल्स ग्रेन्यूल भी होते हैं। अब इस साइटोन से बहुत सारे साइड में छोटे छोटे से ब्रांच, बहुत सारे पोर्शन या प्रोसेस निकले हुए हैं, और इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। आपको एक चीज याद रखनी है कि डेंड्राइट्स के अंदर भी क्या होते हैं, नीजल्स ग्रेन्यूल होते हैं। तो नीजल्स ग्रेन्यूल साइटोन में होते हैं, डेंड्राइट्स में होते हैं। जब अपन एक्सॉन पढ़ेंगे तो एक्सॉन में नहीं होते। ठीक है, एक और चीज, साइटोन और डेंड्राइट्स और एक्सॉन तीनों ही में न्यूरोफाइबर्स भी होते हैं, जो कि बेसिकली क्या करते हैं, इंपल्स को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये भी होता है। अब देखो, एक और चीज कि जो ये साइटोन है, इससे एक लॉन्ग, एक यूनिफॉर्म मतलब थिकनेस का एक प्रोसेस निकलता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। और जिस जगह से ये निकलता है उसे एक्सॉन हिल लॉक कहते हैं। ठीक है, अब जो ये प्रोसेस निकला है, इस प्रोसेस की सबसे बाहर वाली कवरिंग कहलाती है अपने एक्सोलेमा, और उसके अंदर का लिक्विड क्या कहलाता है, एक्सोप्लाज्म। और एक्सोप्लाज्म में नीजल्स ग्रेन्यूल नहीं होते। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। एक और चीज, जो इंपल्स जो होगी उसको रिसीव करेंगे कौन, डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स इंपल्स को भेजते हैं साइटोन की तरफ, और साइटोन से ये जाती है एक्सॉन, और एक्सॉन लेके चला जाता है। तो एक्सॉन जो है इंपल्स को साइटोन से दूर ले जाता है, जबकि डेंड्राइट्स इंपल्स को साइटोन की तरफ लेकर आती है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं इसमें। अब आगे देखते हैं। देखो, एक्सॉन जो होता है उसके ऊपर एक सेल होती है जिसे कहते हैं स्वान सेल। क्या कहते हैं, स्वान सेल। और ये स्वान सेल जो है एक्सॉन के चारों तरफ एक कवरिंग या एक स्पेशल टाइप की लिपिड की एक लेयर सिक्रेट कर सकती है, जिसे अपन बोलते हैं माइलिन कवरिंग। ठीक है, तो देखो, ये जो अपने ग्रीन ग्रीन कलर का जो दोनों तरफ बना रखा है, बेसिकली ये पूरी तरीके से रैप करती है चारों तरफ से। ठीक है, तो वो जो कवरिंग है वो अपने क्या कहलाती है, माइलिन शीथ। और ये कौन सिक्रेट करती है, स्वान सेल सिक्रेट करती है। और स्वान सेल कहां होती है, माइलिन शीथ के बाहर ही, मतलब एक्सॉन के चारों तरफ स्वान सेल होती है, और स्वान सेल अपने नीचे क्या करती है, माइलिन शीथ को सिक्रेट करती है। तो ये जो अपन ने माइलिन शीथ बनाई है, उसके चारों तरफ जो अपन ने बना रखा है वो कौन है, स्वान सेल है। ये स्वान सेल का न्यूक्लियस है। और ये सबसे बाहर की जो कवरिंग है, इसे कहते हैं न्यूरीलेमा। क्या कहेंगे, न्यूरीलेमा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब एक और चीज, जो ये माइलिन शीथ है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, उसके न्यूरॉन में अगर माइलिन की कवरिंग है तो वहां स्वान सेल नहीं होगी, वहां ओलिगोडेंड्राइट सेल जो होती है वो सिक्रेट करेगी। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, उसके न्यूरॉन में अगर माइलिन शीथ है तो वहां पर कौन सिक्रेट करती है, स्वान सेल सिक्रेट करती है। ठीक है, एक और चीज कि जो माइलिन शीथ है उनके बीच में देखो गैप है, माइलिन शीथ लगातार नहीं है, उनके बीच में क्या है, गैप है। और इन गैप को कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर वाली जगह पर माइलिन शीथ नहीं है, लेकिन स्वान सेल है। वहां पे न्यूरीलेमा भी है, ये याद रखना। नोड्स ऑफ रेनवियर की जगह स्वान सेल भी है, वहां पर न्यूरीलेमा भी है, पर वहां पर क्या नहीं है, माइलिन शीथ नहीं है। ठीक है, तो ये अपने किसका था, एक्सॉन के बारे में।
एक्सॉन का जो टर्मिनल पोर्शन होता है वो ब्रांच होता है, जिसे एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं। और वो उनके एकदम एंड पॉइंट पे एक बड़े बड़े से देखो ऐसे फूले हुए पोर्शन है, जिन्हें कहेंगे सिनेप्टिक नोब। क्या कहेंगे? सिनेप्टिक नोब। और ये जो सिनेप्टिक नोब है, अगर अपन इसका स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे चैप्टर में आगे, तो इनके अंदर बहुत सारे बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, जिन्हें कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। और इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर बहुत सारे केमिकल भरे हुए रहते हैं, जिन्हें कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये अपना एक्सॉन का डिस्क्रिप्शन था और ये अपने न्यूरॉन का भी डिस्क्रिप्शन था। एक एक करके अपन देखते हैं। तो देखो, अ न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ऑब्वियस थिंग है, सेल है तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होगा। हालांकि बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती है, जिसके 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। साइटोन क्या होता है? इट इज ऑल्सो नॉन एज सेल बॉडी। इट कंटेन साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। और साथ में नीजल्स ग्रेन्यूल होती है, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पॉलीसोम बोले तो बहुत सारे राइबोसोम का कलेक्शन होता है। ऑब्वियस थिंग है, फिर इसका काम क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस करती है। साइटोन ऑल्सो कंटेन न्यूरोफाइब्रिल्स। इनके अंदर न्यूरोफाइब्रिल्स भी होते हैं, जो नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, ये क्या है? डेंड्राइट्स है। और डेंड्राइट्स जो होते हैं वो क्या होता है? शॉर्ट ब्रांचेज होती है, जो रिपीटेडली ब्रांच होती जाती है। मतलब यहां से निकली ब्रांच हुई, फिर ब्रांच हुई, और ये प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं सेल बॉडी से। इनके अंदर भी नीजल्स ग्रेन्यूल होती है और इनके अंदर भी फाइबर्स होते हैं। ठीक है, न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं। और ये क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं इंपल्स को टुवर्ड्स द सेल बॉडी, मतलब आसपास से सेल बॉडी की तरफ भेजते हैं। ठीक है, सेंटर की तरफ भेजते हैं। नेक्स्ट है अपने एक्सॉन। एक्सॉन जो है एक ही होता है, सिंगल, यूजुअली अ लॉन्ग फाइबर होता है, यूनिफॉर्म थिकनेस का होता है। और ये साइटोन के जिस जगह से निकलता है उसे एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। एक्सॉन डजंट कंटेन नीजल्स ग्रेन्यूल। उसमें नीजल्स ग्रेन्यूल नहीं होते, तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस कौन करेगा? तो प्रोटीन के लिए ये साइटोन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, द डिस्टल एंड ऑफ एक्सॉन वो ब्रांच होता है, और हर ब्रांच टर्मिनेट होती है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे सिनेप्टिक नोब कहते हैं। ये अपन ने डिटेल में बनाई है। और इस सिनेप्टिक नोब के अंदर देखो बहुत सारे स्ट्रक्चर है, जिन्हें सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। और सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर केमिकल होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। जब अपन सिनेप्स में इंपल्स को, ट्रांसमिशन को समझेंगे तो वहां ये हेल्प करेंगे, अपन वहां पर ही इसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। और ये सेल बॉडी से दूर की तरफ ले जाता है। सेल बॉडी की तरफ इंपल्स को कौन ले जाता है? डेंड्राइट्स। और सेल बॉडी से दूर लेकर कौन जाता है? एक्सॉन लेकर जाता है। ठीक है, और ये दूर किस तरफ ले जाता है? या तो इसके आगे, मतलब क्या होगा, और एक न्यूरॉन होगा, तो उसके बीच के पोर्शन को अपन सिनेप्स कह सकते हैं। या इसके आगे कोई मसल्स की लेयर आ गई होगी, तो उस वाले गैप को अपन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे। तो एक्सॉन जो होता है साइटोन से दूर या तो सिनेप्स की तरफ ले जाता है इंपल्स को, या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की तरफ ले जाता है। अब एक्सॉन 2 तरह के हो सकते हैं। क्या उसके ऊपर माइलिन की कवरिंग है या नहीं? अगर कवरिंग है तो उसे माइलिनेटेड एक्सॉन कहेंगे, और अगर नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन कहेंगे। अब माइलिन के बारे में अपन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो उसको अपन अच्छे से समझते हैं। पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना माइलिन शीथ। देखो, माइलिन शीथ क्या होता है? एक्सॉन के ऊपर एक फॉस्फोलिपिड की एक कवरिंग हो सकती है। और अगर स्पेशली कहा जाए वो फॉस्फोलिपिड कौन सा होता है, तो स्फिंगोमाइलिन जो होता है, एक तरह का फॉस्फोलिपिड होता है, उसकी एक कवरिंग हो सकती है। और अगर वो कवरिंग है तो उसे अपन क्या कहेंगे? माइलिन शीथ। इसे मेड्यूलरी शीथ भी कहते हैं। ठीक है, इट एक्ट एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ये जैसे इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, ठीक वैसा काम करती है। हालांकि बीच बीच में गैप है, जिसे नोट्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। बाकी जहां तक माइलिन शीथ होगी वहां से चार्ज लीक नहीं हो सकता। अब चार्ज का क्या काम है, ये सब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक होगा नर्व इंपल्स कंडक्शन, उसमें समझेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि माइलिन शीथ जो है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का काम करती है, और यहां से चार्ज लीक नहीं हो सकता। अब माइलिन बनने का काम जो है वो अलग अलग होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं। पीएनएस में ये काम करवाती है स्वान सेल, और सीएनएस में ये काम कराती है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। ये आपके नीट में आ रखा क्वेश्चन है। ठीक है, इन पीएनएस इन बोथ माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीएनएस में वो सारे न्यूरॉन जो चाहे माइलिनेटेड हो
चाहे नॉन माइलिनेटेड हो। माइलिनेटेड कौन से होंगे? जिनमें माइलिन शीथ नहीं, माइलिन शीथ होगी, और नॉन माइलिनेटेड कौन से होंगे? जिसमें माइलिन शीथ नहीं होगी। लेकिन दोनों में ही एक्सॉन के चारों तरफ स्वान सेल होगी ही होगी। ये आप सही सुन रहे हैं। तो इन पीएनएस, इन बोथ माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन हैज स्वान सेल। स्वान सेल तो दोनों में होती है, ठीक है। अब माइलिनेटेड में स्वान सेल अपने नीचे माइलिन सिक्रेट कर चुकी है, नॉन माइलिनेटेड वालों में नहीं किया है। अब क्यों नहीं किया? क्योंकि माइलिन सिक्रेट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन वगैरह चाहिए, वो उनको नहीं मिली होगी, ठीक है। तो इन नॉन माइलिनेटेड स्वान सेल डोंट फॉर्म माइलिन शीथ, लेकिन स्वान सेल जरूर होती है। अब देखो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, अच्छे से सुनना, कि माइलिनेटेड न्यूरॉन जो होते हैं क्रेनियल और स्पाइनल नर्व में होते हैं, और क्रेनियल और स्पाइनल नर्व किसका हिस्सा है? पीएनएस का हिस्सा है। और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन जो होते हैं एएनएस और एसएनएस में होते हैं। अब आप जानते हैं एएनएस और एसएनएस भी पीएनएस का हिस्सा है। तो ये क्या है? तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है, ध्यान से सुनना, कि सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दोनों में ही दोनों तरह के न्यूरॉन होते हैं। माइलिनेटेड भी होंगे, नॉन माइलिनेटेड भी होंगे। अब इस लाइन को अच्छे से समझाएं तो देखो, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलती है, ऑर्गन तक जाती है, उसको अपन दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक बीच में गैंग्लिया आएगी, गैंग्लिया को अभी अपन समझेंगे। वहां तक के हिस्से को एनसीईआरटी ब्रेन से निकल रही है तो इसे क्रेनियल नर्व से लेबल कर रही है, इसे स्पाइनल नर्व से लेबल कर रही है, और यहां तक का जो हिस्सा होगा वो माइलिनेटेड होगा। और आगे के जो न्यूरॉन है जो इस गैंग्लिया के बाद में जा रहे हैं, और उस वो कैसे होंगे? नॉन माइलिनेटेड होंगे। हालांकि ये दोनों ही पोर्शन पीएनएस ही है। तो ये आगे वाला पोर्शन माइलिनेटेड है, पीछे वाला नॉन माइलिनेटेड है। इसलिए एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा, आगे वाले पोर्शन को क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स के नाम से लिख दिया, और पीछे वाले पोर्शन को एएनएस और एसएनएस के नाम से लिख दिया। बाकी ये दोनों ही एएनएस और एसएनएस का हिस्सा है, ये दोनों ही क्रेनियल और स्पाइनल नर्व ही है, ठीक है। तो पीएनएस और सीएनएस दोनों में ही दोनों तरह के न्यूरॉन होते हैं। लास्ट स्टेप ने नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर क्या होता है? गैप होता है। किसके बीच में गैप होता है? एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच में गैप होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर की जगह पर क्या माइलिन शीथ होती है? नहीं। क्या स्वान सेल होती है? हाँ, अगर मैं पीएनएस की बात करूं तो। क्या न्यूरिलेमा होगी? हाँ होगी, ठीक है। अब एक और चीज देखो, अपनी बॉडी में ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन होते जाते हैं। तो इन न्यूरॉन में जगह जगह ग्रुपिंग हो रही है। जैसे ये ग्रुपिंग किसकी है? कलेक्शन ऑफ साइटोन हो गया। तो इस कलेक्शन ऑफ साइटोन को क्या कहेंगे? तो अगर ये कलेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो रहा है तो इसे न्यूक्लियाई कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियाई। और अगर ये पीएनएस में हो रहा है तो इसे गैंग्लिया कहेंगे। क्या कहेंगे? गैंग्लिया। फिर इससे जो एक्सॉन निकल रहा है, उस एक्सॉन का जो कलेक्शन है, अगर ये कलेक्शन अपन सीएनएस में पढ़ रहे हैं तो इसे ट्रैक कहेंगे, और पीएनएस में पढ़ रहे हैं तो नर्व्स कहेंगे। अभी अपन ने देखा था कि ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स क्या कहलाती है? क्रेनियल नर्व। और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स, और स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व किसका होता है? पीएनएस का। तो नर्व जो वर्ड है वो अपन पीएनएस में यूज करते हैं, और किस चीज के लिए यूज करते हैं? ग्रुप ऑफ एक्सॉन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन एक और टॉपिक करते हैं जो आज का लास्ट टॉपिक होगा, जो कि बेसिकली है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में, ठीक है। तो एक बार ये अच्छे से नोट कर लीजिए। तो आज का लास्ट टॉपिक लेते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो देखो, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पहले अपन देखते हैं पोलैरिटी के बेसिस पर। बोले तो साइटोन से कितने एक्सॉन और डेंड्राइट्स निकल रहे हैं उसके बेसिस पर। तो जो पहला टाइप है वो है ए पोलर या नॉन पोलर न्यूरॉन। इसका मतलब है इस तरह वाले ऑर्गेनिज्म में, या ये जिस जगह पर है वहां पर न्यूरॉन में सिर्फ साइटोन है, कोई एक्सॉन नहीं है, कोई डेंड्राइट्स नहीं है। और अगर कोई ब्रांचेज निकल भी रही है तो उसे आप स्पेसिफिकली एक्सॉन और डेंड्राइट्स में क्लासिफाई नहीं कर सकते। ऐसे न्यूरॉन को कहते हैं ए पोलर और नॉन पोलर न्यूरॉन। और ऐसे किसमें होते हैं? जो लोअर, जो अपने नॉन वर्टिब्रेट्स थे, जैसे कि हाइड्रा जो कि सिलेंटेरेटा का मेंबर है, उनमें होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिपोलर न्यूरॉन। इसका मतलब है साइटोन से एक चीज निकलेगी, तो साइटोन से एक एक्सॉन निकलेगा, इसमें कोई डेंड्रॉन्स या कोई डेंड्राइट्स नहीं होते। तो साइटोन होगा और उससे एक एक्सॉन निकला रहे। ऐसा कब होता है? अपने अगर ह्यूमन की बात करें तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऐसे न्यूरॉन देखने को मिलते हैं। फिर है बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर मतलब दो चीजें निकलेगी, तो साइटोन से एक एक्सॉन निकलेगा और एक डेंड्राइट्स निकलेगा। एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट्स।
और ऐसे न्यूरॉन को कहते हैं बाइपोलर न्यूरॉन, और ये होते हैं रेटिना ऑफ आई में और ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, उनमें क्या होते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपोलर न्यूरॉन। जो डायग्राम अभी अपन ने न्यूरॉन का बनाया था, जिससे अपन ने न्यूरॉन का डिस्क्रिप्शन समझा था, वो बेसिकली एक मल्टीपोलर न्यूरॉन था। उसमें साइटोन से एक एक्सॉन निकल रहा था और बहुत सारे डेंड्राइट्स निकल रहे थे। तो ऐसा न्यूरॉन मल्टीपोलर न्यूरॉन कहलाता है। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन अपनी बॉडी में कैसे होते हैं, मल्टीपोलर ही होते हैं। बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन, वैसे मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन यही होते हैं। एक और कैटेगरी है जो अपने बुक में जहां डिस्क्रिप्शन है वहां पर नहीं दे रखा, जो कि है सूडोपोलर न्यूरॉन। बेसिकली ध्यान से सुनना, ये पूरा जो दिख रहा है आपको नीचे वाला पोर्शन, ये एक्सॉन ही है, ये भी एक्सॉन ही है, फिर ये साइटोन है, और फिर वापस ये एक्सॉन है। ठीक है, इसमें एक्सॉन का ये जो एंड पोर्शन है, जो ब्रांच हो गया, यहां से इंफॉर्मेशन रिसीव की जाएगी। मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा है, डेंड्राइट्स की तरह काम कर रहा है, लेकिन है ये सिंगल एक्सॉन ही। फिर ये इंफॉर्मेशन साइटोन की तरफ जा रही है और साइटोन से फिर ये वाला पोर्शन दूर लेके जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इसमें एक डेंड्रॉन है, एक एक्सॉन है और फिर साइटोन है, लेकिन इसमें बेसिकली एक साइटोन और एक एक्सॉन ही है, इसीलिए इसे सूडोपोलर न्यूरॉन कहते हैं। और ऐसा कहाँ होता है, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जब अपन स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे तो उसमें अपन ये नाम आएगा, तो वहां पर डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया जब नाम आए तो उसमें जो न्यूरॉन होते हैं वो कौन से होते हैं, सूडोपोलर न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। एक अपने न्यूरॉन जो है वो क्या काम कर रहा है, वो इंपल्स को या मैसेज को ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जा रहा है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कमांड को ऑर्गन तक ला रहा है। उसके बेसिस पर दो हो गए नाम। सेंसरी न्यूरॉन कौन से होते हैं, जो सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं, और मोटर न्यूरॉन कौन से होते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कमांड को ऑर्गन तक लेके आते हैं। कुछ न्यूरॉन ऐसे भी होते हैं जो दोनों काम करते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, मिक्स्ड न्यूरॉन भी कहते हैं, जो सेंसरी भी होते हैं और मोटर भी होते हैं। इसके अलावा एक और न्यूरॉन होते हैं जिन्हें इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन कहा जाता है। ये बेसिकली कनेक्ट करने का काम करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने का काम करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही होते हैं। ठीक है, तो ये अपने न्यूरॉन के बारे में था, और ये आज का वीडियो अपन एंड करते हैं। आज के वीडियो में अपन ने न्यूरॉन के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी किया अपन ने। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन नर्व इंपल्स का कंडक्शन समझेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।